हेलो गाइस। पता नहीं ऐप से कब आने का मौका मिलेगा। लगता है सारा रिकॉर्डिंग सब हटाना पड़ेगा। ऐप मतलब मैंने कंसल्ट किया था टीचमेंट सपोर्ट को, तो उन्होंने बोला कि आपका रिकॉर्डिंग्स का जो लोड है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग्स हटाना पड़ेगा ऐप से आने के लाइव। और इवन उनके यूजर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लाइक उन्होंने स्टार्टअप कंपनी है ना टीचमेंट, तो अचानक से इतने ज़्यादा यूजर्स बढ़ गए हैं उनके, तो उनका कैपेसिटी इतना था नहीं। तो कहीं न कहीं इस वजह से भी फ़ोन से आने में प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब पेन ड्राइव में नहीं आएगा वीडियो सब। पेन ड्राइव में वीडियो सब एक काम करते हैं ना, मतलब मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। इस वीकेंड तक रुक जाओ। वीकेंड में क्या करता हूँ, ये सारे जो रिकॉर्डिंग्स है उसको यूट्यूब पे डाल देता हूँ। और यूट्यूब पे डालने का ईज़ी ऑप्शन है, टीचमेंट से कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। बस सारा कुछ मेरे पास हार्ड ड्राइव है। देखो हार्ड ड्राइव कितना भी करोगे तो मतलब हार्ड ड्राइव पे ही रहेगा ना, 4 टेराबाइट। ओके, तो उतना एक हार्ड ड्राइव में सिक्योर करने से बढ़िया है कि यूट्यूब पे डाल दो, तो मतलब कभी भी देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो ना। हार्ड ड्राइव पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, फ़ोन पे भी देख सकते हो, लैपटॉप पे भी देख सकते हो। मैंने तो वही प्लान किया था कि मतलब यूट्यूब पे ही डाल देंगे वीकेंड में जब भी थोड़ा टाइम मिलेगा, लेकिन उसके लिए 3-4 घंटे मुझे लग जाएँगे। पर अपलोडिंग में टाइम लगता है। हाँ, टाइम लगता है बट ज़्यादा नहीं लगेगा। मतलब हो जाएगा, 1 दिन में हो ही जाएगा। तो अभी तक शायद 30 वीडियोज़ हैं। 3 दिन लग जाएगा? अच्छा, 3 दिन लग जाएगा 30 ही वीडियोज़, 90 डेज़? 30 वीडियो का 90 डेज़ लग जाएगा? नहीं, नहीं उतना। मैंने 3-4 वीडियो अपलोड किया था। 1 दिन में हो गया था। मतलब मैंने ऐसे ही ट्रायल बेसिस पे किया था, मतलब कुछ देर में ही हो गया था। मतलब 10 मिनट में ही हो गया था। पता नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं, 90 डेज़ नहीं लगेगा। मैंने हाल में किया, 2 हफ्ते पहले किया है। तो सही था, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैंने किया था। अच्छा। अच्छा, पर लेकिन टीचमेंट ऐप जो है ना, मतलब ऐप में ही वो सपोर्ट है। मतलब टीचमेंट ऐप में ही, जैसे कि जो टीचर लोग उनका जो वीडियोस होता है ना रिकॉर्डिंग्स, वहाँ पे बस एक एक क्लिक पे यूट्यूब में वो लिंक ऐड हो जाएगा। लेकिन वही आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, फिर उसके बारे में लिखना पड़ेगा क्या आपने पढ़ाया है उस क्लास में। तो वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही अपलोड करने से फ़ायदा है नहीं। देखने वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब क्या है। तो वो सब तो करना पड़ेगा। तो बस वही सब में थोड़ा टाइम लगेगा, पर वीडियो की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। हाँ, टीचमेंट का जो वीडियो क्वालिटी है वो 1080 या फिर 40, मतलब 4K भी नहीं है। तो क्वालिटी उतना अभी तगड़ा नहीं है, तो हो चल जाएगा। हाँ, 4 हाँ, मतलब क्वालिटी कितना होगा, 460 होगा मे बी, 460, 4 जो मतलब 480 जो भी होता है उस टाइप का रेंज में होगा शायद टीचमेंट वाला। और मयंक, ये कहाँ है? विपुल आजकल नहीं दिख रहे हैं क्लास में। विपुल पता नहीं। ओके लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल लेट्स स्टार्ट। पड़ोसी। पड़ोसी होने से क्या है, विपुल जी के फेवरेट तो कोई और है। व्हाइट बोर्ड आज होगा ना? है तो लैपटॉप से, लेकिन आज मैं ट्राई करूंगा। शायद 1-2 दिन ट्राई करूंगा तो इस पे भी हाथ बैठ जाएगा। थोड़ा स्लो है ये, लेकिन इस पे भी मैं ट्राई करूंगा तो हाथ बैठ जाना चाहिए। 1857 के बाद पर पहले वाला ही सही था। हाँ, पहले वाला सही था। पोर्ट्रेट मोड में था ना, अभी लैंडस्केप मोड में हो गया होगा। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्या, 1857 के बाद क्या हो रहा है? 1857 के बाद क्या हो रहा है? अ, बहुत सारे सोशल चेंजेस आए हैं सोसाइटी में। ठीक है, सोशल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं सोसाइटी में।
ठीक है। तो सबसे बड़ा सोशल चेंज क्या था कि मिडिल क्लास शुरू हो गया, मतलब मिडिल क्लास, एक नया क्लास उभर के आया जिसका नाम पड़ा मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास उभर कर आता है। तो मिडिल क्लास में खास बात क्या था कि मतलब पहले क्या था सोसाइटी में, जो नवाब लोग हैं, नवाब है बहुत अमीर है नवाब लोग, ठीक है, नवाब लोग बहुत अमीर है, और जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही पुअर हैं, ठीक है, फार्मर्स बहुत ही पुअर हैं। ठीक है, एक बीच का कोई लेवल नहीं था, ठीक है, बीच का कोई लेवल नहीं था जिसमें कि एक आदमी मतलब रिस्पेक्टेबल लाइफ अफोर्ड कर सकता है और फिर मतलब उस पे कर्ज वर्ज नहीं है, मतलब ठीक ठाक जी रहा है। तो मिडिल क्लास का अभाव था। लेकिन फिर जो ये मिड 19th सेंचुरी का एक स्पेशल फीचर था कि इंडिया में पहली बार मिडिल क्लास सोसाइटी आता है। ठीक है, सबसे बड़ा सोशल चेंज ये था। उसके बाद एक इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया भी होता है, मतलब बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स आते हैं। ठीक है, इंडिया में पहली बार इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हैं। ठीक है, लाइक ये लोग अपने वॉइस रेज कर रहे हैं जो अभी तक चलते आ रहा है सिस्टम, जैसे सती चल रहा है, विडो रीमैरिज आ रहा है, तो वो सबके अगेंस्ट ये लोग आवाज उठा रहे हैं। सबसे इसमें से प्रोमिनेंट नेम क्या था, तो राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, अच्छा इसमें मैं ये कर देता हूँ वीडियो। हम्म, ठीक है, सबसे प्रोमिनेंट नेम थे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। तो वो क्यों इतने पॉपुलर हुए, क्योंकि वो तो आपको पता ही है कि उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना भी की थी, और भी वो इनके इनके जो इन्होंने जो काम किया है उसके बारे में हम लोग डिटेल्ड चर्चा करेंगे आगे। अभी बस नाम देख लेते हैं कौन कौन प्रोमिनेंट हुए हैं। ठीक है, तो ये राजा राम मोहन रॉय हो रहे हैं। इन्होंने वुमेन राइट्स के लिए, मतलब ये लोग आवाज उठा रहे हैं, ठीक है, वुमेन राइट्स के लिए। ठीक है, और वुमेन राइट्स में भी क्या है, स्पेशली सती। ठीक है, वुमेन राइट्स में भी स्पेशली क्या, तो सती। ठीक है, उसके बाद फिर एक दूसरे प्रोमिनेंट, तो सती के बारे में और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, सती में घुसेंगे हैं तो सती में ना सबसे पहले अकबर ने, मतलब अकबर ने भी कोशिश किया है। 1582 में अकबर ने कोशिश किया सती को अबॉलिश करने का, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, राजी नहीं हुए उसके जो लोग थे। लेकिन फिर 1829 में, 1829 में अ, सबसे पहले बंगाल में ये चालू होता है, सती को हटाने का एक लॉ पास होता है। ठीक है, बंगाल में होता है लॉ पास। ठीक है, तो ये किसके किसके हेल्प से हो रहा है? राजा राम मोहन रॉय इसके ये थे मेन, वो थे मतलब कह सकते हो प्रोटैगनिस्ट थे या फिर मेन रिफॉर्मर थे। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय वाज द मेन रिफॉर्मर जिन्होंने सती को हटाने में बहुत कारगर भूमिका निभाई थी। ओके, ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर आ रहे हैं हमारे दूसरे फेमस, वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग ही कर देता हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इन्होंने क्या किया, ये एक प्रिंसिपल थे। एक संस्कृत कॉलेज है कोलकाता में के उसके प्रिंसिपल थे। तो इन्होंने हिंदू विडो रीमैरिज के ऊपर काम किया। ठीक है, हिंदू विडोज रीमैरिज। ठीक है, हिंदू विडोज रीमैरिज के ऊपर काम किया। और इन्होंने ना फाइनली मतलब इनके काम को मतलब देखते हुए ये हाँ डलहौजी के वक्त
मतलब डलहौजी के वक्त ये बिल आ गया था, लेकिन फाइनली लागू होता है कैनिंग के टाइम पे। ठीक है, तो 1856 में ये एक्ट बनता है और ये एक्ट फाइनली पास हो रहा है कैनिंग के टाइम पे। लेकिन ये बिल डलहौजी के टाइम पे ही बन गया था, मतलब जब डलहौजी था गवर्नर जनरल तभी बन गया था, और ये में फाइनली पास हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करें यहाँ पे। हाँ, ये 1856 में हो रहा है। इन्होंने और पता है क्या किया था, इन्होंने 35 वुमेन स्कूल्स खोले थे कोलकाता के ही रीजन में। ठीक है, तो इन्होंने करीब 35 स्कूल्स खोले अकेले। ठीक है, तो मतलब एक लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका। ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का तो उतना एग्जाम पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसके लिए छोड़ दो। ठीक है, हिंदू विडोज रीमैरिज आपको बस याद रखना, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है, उसके बाद फिर आता है चाइल्ड मैरिज। तो वुमेन लोगों के मतलब वुमेन का सबके लिए ये मतलब चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़ा ये था, प्रॉब्लम था। पहले लोगों की शादी 8 साल की उम्र में ही हो जाती थी। ठीक है, तो पहली बार मतलब पहले क्या था ना, एज पहले कोई लॉ नहीं था ऐसा कि मतलब शादी की कोई एज हो, मतलब मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया ही नहीं था। जब भी पापा मम्मी को मन करे शादी करा सकते हैं। ठीक है, ऐसा था पहले। उसके बाद फिर क्या होता है, एक बहुत ही फेमस केस होता है। ठीक है, एक बहुत ही फेमस केस होता है, दादाजी भिखाजी। दादाजी भिखाजी वर्सेस रुकमाबाई केस। ठीक है, रुकमाबाई केस ये होता है हमारा 1884 में। 1884 में होता है ये केस। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या कहा होता है, ये दादाजी भिखाजी हैं, ये हस्बैंड रहते हैं किसके, रुकमाबाई के। ठीक है, रुकमाबाई की शादी 11 साल की उम्र में हो जाती है। रुकमाबाई की शादी 11 साल की उम्र में हो जाती है दादाजी भिखाजी के साथ। ठीक है, 11 साल के बाद ये और 12 साल अलग रहती है उनसे। 12 साल अलग रहती है, पढ़ती लिखती है, और इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग मेडिकल साइंसेज में मतलब बहुत कुछ करती है ये। ठीक है, मतलब ये मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत कुछ कर रही है। ठीक है, मेडिसिन की पढ़ाई वढ़ाई कर रही है, बहुत आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो बाद के बाद फिर दादाजी भिखाजी बोला कि अब आ जाओ साथ रहते हैं। तो रुकमा बाई बोली कि नहीं जाएंगे। ठीक है, ये मतलब इसके साथ रहना को मना की। वो बोली कि 11 साल की उम्र में तो हम मतलब हमको बुद्धि नहीं था, तो मेरा शादी हो गया, अब हमको नहीं जाना। ठीक है, तो अब हो गया भाई केस, मतलब भिखाजी कर दिए केस रुकमा बाई के ऊपर कि रुकमा बाई को तो आना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये केस हो गया। तो फिर क्या होता है, केस जाता है बॉम्बे के हाई कोर्ट में। ठीक है, बॉम्बे के हाई कोर्ट में जाता है, और वहां पर जो ये है, वहां पे जो हाई कोर्ट में जो जज है, जस्टिस रॉबर्ट हिल। जस्टिस रॉबर्ट हिल। ठीक है, जस्टिस रॉबर्ट हिल है। वो क्या बोल रहे हैं, वो रुकमाबाई के सपोर्ट में फैसला दे देते हैं। ठीक है, वो बोल देते हैं कि 11 साल की उम्र में रुकमाबाई वॉज अ हेल्पलेस, मतलब हेल्पलेस इन्फेंसी में से जा रही थी। वो हेल्पलेस थी। जब उसकी शादी हो गई तो मतलब उसको बुद्धि नहीं था, अभी उसको बुद्धि आ गया है। तो उसका जो फैसला होगा वो वही मान्य होगा। ठीक है, लेकिन लेकिन सारे हिंदू लोग भड़क गए, सारे हिंदूज भड़क गए, इवन जो बाबा लोग थे सबको भड़क गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ये तो हमारे मतलब ये तो डाइवोर्स को मतलब ये लोग बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, राइट, मतलब हमारे कल्चर में तो डाइवोर्स मतलब एक टैबू की तरह देखा जाता है ना, मतलब शादी हो गई तो फिर आप 7 जन्मों के लिए कनेक्टेड हो गए। ठीक है, तो ऐसे सब लोग बहुत इसके खिलाफ गए। तो फाइनली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो उस टाइम का था, तो उस टाइम के जो सुप्रीम जब सीजे आई थे, वो थे चार्ल्स सार्जेंट। चार्ल्स सार्जेंट। ठीक है, तो चार्ल्स सार्जेंट जो उस वक्त के जो सीजे आई थे, चार्ल्स सार्जेंट, उन्होंने फैसला दे दिया सारे वो बाबा लोग के सपोर्ट में। मतलब वो लोग बोल दिए कि रुकमाबाई को जाना पड़ेगा। रुकमाबाई को जाना पड़ेगा, दादाजी भिखाजी के मतलब के साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रुकमाबाई के अगेंस्ट में सपोर्ट दिए, और ये जो दिए ये रुकमाबाई के सपोर्ट में दिए। ठीक है, लेकिन फिर क्या हो गया, तो फिर रुकमाबाई क्या बोली कि हम साथ तो नहीं जाएंगे,
आपको जो सजा देना है दे दो। मतलब शी सेड कि मतलब हमको अब साथ नहीं रहना, लेकिन हमको जो भी पनिशमेंट मिलेगा हमको मंजूर है। ठीक है, अब ऐसा इसका मतलब इतना बागी स्वर था, इतना रिबेलियस बात कहती, तो फिर अब मतलब सब लोग चिंता में है। ठीक है, सब लोग, तो इवन फिर फाइनली क्वीन एलिजाबेथ, उस वक्त क्वीन विक्टोरिया हुआ करती थी वहां की रानी, वो जो क्वीन है ना, क्वीन विक्टोरिया थी मतलब इंग्लैंड की रानी। तो क्वीन विक्टोरिया इंटरवीन की और वो रुकमा बाई को सजा मतलब ना हो उसके लिए इंटरवीन की, और मतलब केस फाइनली रुकमा बाई जीत गई। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब एकदम बहुत ही फेमस डिसीजन रहा। ठीक है, फाइनली इसका मतलब ये चीज 1887 में फाइनली जाके क्लियर होता है, और रुकमा बाई को कुछ नहीं, कोई सजा नहीं होता है, और वो अलग ही रहती है। और फिर रुकमा बाई एक बहुत ही पब्लिक फिगर बन जाती है, और कहीं ना कहीं मतलब वो मेडिकल, ये फिर जो रुकमा बाई है ना, रुकमा बाई सर्व करती है एज मेडिकल ऑफिसर ऑफ सूरत। ठीक है, वो एक मेडिकल ऑफिसर बन के सूरत में सर्व करते रहती है। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस केस हुआ। ठीक है, तो ये विमेन्स राइट्स का ये तीसरा चीज हो गया। तुम्हारा चाइल्ड मैरिज को कैसे कंट्रोल किया गया 19th सेंचुरी में। ठीक है, और फिर एक बहुत फेमस तो कुछ कुछ एक्ट्स हो कि आए इसी बीच, कुछ कुछ एक्ट्स आते हैं इसी बीच। ठीक है, तो सबसे पहले एक शारदा एक्ट बहुत फेमस हुआ इसमें। शारदा एक्ट 1929 में आता है, जिसमें कहा गया कि जो मैन है उसके लिए मिनिमम एज होगा 18। ठीक है, मैन नहीं, बॉय लिखता हूं मैं, ठीक है, बॉय। और गर्ल के लिए मिनिमम एज होगा 14। ठीक है, और यही शारदा एक्ट जो है उसको ये भी कहते हैं चाइल्ड मैरिज, इसको से लिख देता हूँ, चाइल्ड चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। ठीक है, रिस्ट्रेंट एक्ट। ठीक है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, तो ये हुआ 1929 में। फिर इसी एक्ट को 1978 में जब इंडिया आजाद हो गया तो इसको अमेंड कर दिया गया। ठीक है, इसको अमेंड कर दिया गया, और फिर बॉय का एज रख दिया गया 21, और गर्ल का एज रख दिया गया 18। ये अभी भी है। ठीक है, तो ये अभी भी वैलिड है। और अभी क्या हुआ है हाल में राजस्थान में क्या हुआ है कि इसको लीगलाइज कर दिया गया है। मतलब एक टाइम सेट कर दिया गया है कि शायद 2014 या 2019 में को एक ईयर सेट कर दिया गया है, वो मैं श्योर नहीं हूँ कौन सा ईयर। उसके पहले जो भी चाइल्ड मैरिजेस हुए हैं ना, उसको लीगलाइज कर दिया गया है राजस्थान में। ठीक है, तो इसलिए करंट अफेयर्स से भी इससे भी जुड़ा हुआ टॉपिक है ये शारदा एक्ट और तुम्हारा चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट हम लोग आते हैं, चौथा पॉइंट आते हैं हम लोग अबाउट एजुकेशन ऑफ वुमेन, ऑफ वुमेन। तो आपको पहले पता है ये बात कि इंडिया में ना पहले वुमेन लोगों को पढ़ाया नहीं जाता था, दोनों रिलीजन में, हिंदुइज्म में भी और इस्लाम में तो एकदम ही नहीं। लेकिन हिंदुइज्म में भी पहले पढ़ाया नहीं जाता था, मतलब उनको वो जो स्कूल में जाकर पढ़ाने वाला सिस्टम था वो नहीं था। हाँ, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सिस्टम्स थे कि घर में आके ट्यूटर्स पढ़ाते थे। जो प्रिंसेस रहती थी ना, मतलब रानियां रहती थी, उनको घर में आके पढ़ाया जाता था, लेकिन वो स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब स्कूल में जाकर लड़कों के साथ पढ़ने का कॉन्सेप्ट नहीं था, या फिर लड़कियों का अपना गर्ल्स स्कूल भी नहीं हुआ करता था पहले। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इसमें रहता है हमारा ये क्रिश्चियन मिशनरी से आते हैं। तो वो लोग एक सोसाइटी खोलते हैं, कैलकटा कैलकटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी। ठीक है जी, तो ये 1819 में आता है, ये सोसाइटी 1819 में बनता है। और फाइनली इसके तहत 1849 में एक स्कूल बनता है, जिसको कि बोला हम लोग, उसका नाम पड़ा बेथुनी बेथुनी स्कूल। ठीक है, बेथुनी बेथुनी स्कूल। ठीक है, बेथुनी स्कूल, और ये इसी के अंडर बना।
और ये कहीं ना कहीं एक पहला फ्रूट था, मतलब ये जो सोसाइटी था, इतने लोग काम कर रहा था, उसका पहला एक फल मिला ये लोग को, ये स्कूल से। उसके बाद फिर एक और बहुत ही फेमस ये हुए, बंगाल में एक हुए, जो मैंने पहले ही नाम ले चुका हूँ इनका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्यासागर। तो ये तो गजब का गजब काम किए, ये 35 स्कूल खोल दिए, ठीक है, 35 स्कूल फॉर वुमेन, ठीक है, 35 स्कूल्स खोल दिए गर्ल्स स्पेशल, ठीक है, गर्ल्स के लिए, ठीक है, वुमेन्स एजुकेशन के लिए। तो इनको कहा जाता है पाइनियर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहा जाता है पाइनियर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो क्यों कहा जाता है, आपको कोई रीजन नहीं पता चल गया, 35 स्कूल खोल रहे हैं, एक दो नहीं, जहां पर एक स्कूल खुल रहा है तो बड़ा बात हो जा रहा है, यहाँ पे वहां पे वो 35 स्कूल खोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद फिर और भी, फिर वुड्स डिस्पैच आता है, ठीक है। वुड्स 1854 में डलहौजी के टाइम पर वुड्स डिस्पैच आता है, ठीक है। तो वो जो अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं ना हम लोग, तो वो वुड डिस्पैच उसको कह सकते हैं, वही उसका पेरेंट था। ये जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई हो रही है ना अभी के टाइम पे, तो वो वुड्स डिस्पैच ही कहा, मतलब कि वोकेशनल ट्रेनिंग हो सकता है, और जो होगा इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन, ये सब वुड्स डिस्पैच से आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद कुछ कुछ वुमेन वुमेन सोसाइटीज भी बने, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट में एक और चीज था कि वुमेन सोसाइटीज का भी होना जरूरी है, जैसे आईएनसी वाईएनसी सब है, तो आईएनसी में हम लोग किसको देखते हैं, पाइनियर ऑफ क्या था, पाइनियर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया था, ठीक है, पाइनियर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन क्या था भाई, तो सबसे पहले तो शरला देवी, एक शरला देवी चौधरी हैं, शरला देवी, शरला देवी चौधरी, ठीक है। तो शरला देवी चौधरी क्या कर रही हैं, तो इन्होंने पहला एक मीटिंग को कॉन्वेन किया, मतलब एक सोसाइटी जो पहला लेडीज स्पेशल सोसाइटी था, वो था भारत स्त्री, भारत स्त्री महामंडल, ठीक है। ये इलाहाबाद में हुआ, ये इलाहाबाद में होता है जी, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा विमेन, मतलब बिहार में कौन कौन वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हुए, और वुमेन का कंट्रीब्यूशन बिहार में क्या क्या रहा, ठीक है। तो बिहार के लिए बिहार स्पेशल चीजें बताता हूँ मैं, ठीक है। एक फ्रीडम फाइटर हुए ब्रज ब्रज किशोर प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, ठीक है। ये बिहार के इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे, ठीक है। बिहार के इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे। तो इसमें इनकी दो बेटियां हुई, इनकी दो बेटियां हुई, ठीक है। ये खुद भी मतलब वुमेन्स एजुकेशन के बहुत सपोर्ट में रहते थे, लेकिन उस वक्त बिहार बहुत पिछड़ा हुआ था, मतलब पिछड़ा हुआ था इन द सेंस ऑफ कि आपको पता ही है, मतलब कम्युनिज्म था, फिर से वुमेन्स का बाहर जाना उतना सेफ भी नहीं था, ठीक है, मतलब ये सब रीजन प्रॉब्लम्स तो थे ही, ठीक है। तो प्रभावती एक बेटी हुई, इनकी बड़ी बेटी थी प्रभावती, छोटी बेटी थी विद्यावती, ठीक है, विद्यावती, ठीक है। और आगे चलकर शादी भी इनकी होती है जेपी नारायण से, जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश नारायण से प्रभावती की। तो ऑब्वियसली जेपी नारायण भी मतलब वुमेन्स एजुकेशन को बहुत ही ये करते थे, बहुत ही उसके लिए मतलब एडवोकेट थे वुमेन्स एजुकेशन के, तो ऑब्वियसली अपनी वाइफ को भी पढ़ाएंगे ही, ठीक है। तो ये है। उसके बाद इनकी शादी होती है मृत्युंजय से,
ठीक है। इनकी शादी होती है, विद्यावती की शादी होती है मृत्युंजय से। जो मृत्युंजय है वो कौन है? तो जो जो भारत के जो पहले प्रेसिडेंट है राजेंद्र प्रसाद, अ, उनके बेटे हैं ये मृत्युंजय। ठीक है। जो राजेंद्र प्रसाद के बेटे हैं वो हैं, तो ऑब्वियसली राजेंद्र प्रसाद भी वुमेन्स एजुकेशन के सपोर्ट में है। तो वुमेन्स एजुकेशन के सपोर्ट में, तो ऑब्वियसली ये भी अपनी वाइफ को भी मतलब अपने बेटे को भी वैसा ही पढ़ाए होंगे। तो विद्यावती भी बहुत आगे जाके पढ़ी लिखी। ठीक है। तो हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं कि प्रभावती का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा। प्रभावती ना वुमेन्स, अगर वुमेन्स के लिए कोई सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है किसी का बिहार में, तो वो प्रभावती ही है। ठीक है। ठीक है। तो अब क्या क्या रहा भाई प्रभावती का ये कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है। सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन था इसका, जब गांधी जी आए थे ना, गांधी जी जब आए थे बिहार, ठीक है, तो वो अनटचेबिलिटी का मैसेज, मतलब अनटचेबिलिटी का मैसेज स्प्रेड की थी गांधी जी के साथ। अनटचेबिलिटी के लिए मैसेज स्प्रेड की थी। और फिर वो साउथ इंडिया और उड़ीसा भी गई थी गांधी जी के साथ। ठीक है। साउथ इंडिया, अच्छा, साउथ इंडिया प्लस ओडिशा। ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि मतलब मतलब गांधी जी की बहुत खास होगी। और ऑब्वियसली एक फ्रीडम फाइटर की भी बेटी है, तो ऑब्वियसली समझ सकते हो। उसके बाद जब रामगढ़ सेशन हुआ आईएनसी का। अब बोला रामगढ़ सेशन होता है 1939 या 1940 में होता है ना रामगढ़ सेशन। रामगढ़ सेशन होता है 1940 में होता है। ठीक है। तो रामगढ़ सेशन जो 1940 का होता है, तो उसमें वो वॉलंटियर करती है। जो प्रभावती है वो लीड वॉलंटियर रहती है वुमेन्स की। ठीक है। लीड वॉलंटियर रहती है और बहुत सारी लड़कियों को इकट्ठा करती है कि आप लोग भी मतलब सपोर्ट करो, मतलब आप लोग भी आओ, आगे आओ। ठीक है। उसके बाद महिला चरखा समिति पटना में बनाती है, महिला चरखा समिति। ठीक है। और ये कहाँ बना रही है? पटना में बना रही है। ठीक है। पटना में महिला चरखा समिति बन रहा है। और कौन इसकी, कौन कौन फाउंड कौन किया इसको, महिला चरखा समिति को? तो प्रभावती की है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या, तो ये एक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को ये बहुत मजा आएगा सुन के। क्या होता है कि प्रभावती को क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम इलाहाबाद के जेल में कैद कर लिया जाता है। ठीक है। इलाहाबाद के जेल में कैद कर लिया जाता है। अच्छा। इलाहाबाद मतलब के जेल में कैद कर लिया जाता है। और जो गांधी जी हैं और कस्तूरबा गांधी हैं, गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी, के जी, तो जो कस्तूरबा गांधी हैं उनको वहां का जो ये जो जेल है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, पुणे में एक जेल में कैद कर दिया जाता है। ठीक है। पुणे के जेल में कैद कर दिया जाता है। तो कस्तूरबा गांधी क्या बोलती हैं कि मतलब वो मांग करती हैं कि अम, इलाहाबाद से प्रभावती को पुणे लाया जाए उनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि कस्तूरबा गांधी का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाता है। और बेचारी को मतलब कोई उतना हेल्प नहीं, जेल में ऑब्वियसली कौन ही केयर करेगा, राइट? मतलब कोई अपना उनको नहीं लगता है, तो वो प्रभावती को बुलाना चाहती हैं। ठीक है। तो फिर उसको ये मांग सुन लिया भी जाता है, ये जो मांग रहती है सुन लिया जाता है। और उसको प्रभावती को बुलाया भी लिया जाता है, लेकिन वो जब रास्ते में रहती है, जब इलाहाबाद से आते रहती है पुणे, तो उसी बीच कस्तूरबा गांधी की डेथ हो जाती है ड्यू टू इलनेस। ठीक है। तो ये भी एक स्टोरी है प्रभावती और कस्तूरबा गांधी का। ठीक है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर और भी कुछ कुछ चीजें हो रही हैं, और भी कुछ कुछ वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है। तो 1919 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस होता है पटना में।
ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस होता है पटना में, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, मैं फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, मतलब फॉन्ट आपको कुछ थोड़ा नहीं दिख रहा है, क्योंकि लैपटॉप में लिख रहा हूँ तो शायद हो सकता है कि ये फॉन्ट बहुत पतला हो। तो बोलिएगा तो मैं थोड़ा सा फॉन्ट थिक कर सकता हूँ, वो मेरे ऑप्शन दिया है उसका। थोड़ा सा थिक कर दूं क्या? ये ठीक है इतना फॉन्ट, या थोड़ा सा और पतला रखूं? सही है, मतलब ये अभी सही है, या मतलब ये मोटा मैंने किया उसके बाद सही है, ये जो थिक वाला है वो ज्यादा सही है, या फिर वो जो मैंने पहले था वो ज्यादा सही है? अभी वाला सही है, ओके ओके, ठीक है। ठीक है जी। तो ये चाहिए पतला है कि मोटा है? आई गेस थोड़ा सा और मोटा कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये जब ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुआ पटना में, तो यहाँ की जो वुमेन थी, मतलब प्रभावती जैसे लोग थे, तो लोग बहुत इंस्पायर हो जाते हैं, मतलब बिहार की वुमेन बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाती है, उनको लगता है कि बिहार में भी कभी कुछ ऐसा अपना ही एक होना चाहिए, कुछ इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो फाइनली दिसंबर में 1919 दिसंबर में ही बन जाता है बिहार वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। बिहार वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो जो बिहार वुमेन्स कॉन्फ्रेंस बन रहा है 1919 में बन रहा है, तो फिर क्या होता है, जो वुमेन है ना, तो वुमेन को पढ़ाने का मतलब सब लोग संकल्प लेते हैं, लाइक प्रपोजल होता है कि बिहार की सारी वुमेन्स को लिटरेट बनाना है, प्रपोजल ऑफ वुमेन लिटरेसी, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई थी उसी वक्त, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे कि आगे और क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे अबाउट फ्यू फेजेस, मतलब हमारा जो 1857 के बाद का जो हिस्ट्री है ना, वो कहीं ना कहीं फेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है। तो तुम्हारा जो बीच का 1857 से लेकर 1885 का जो फेज है, उसमें कुछ भी मेजर नहीं होता है, ठीक है, ये एक फेज हो गया। उसके बाद फिर एक फेज आता है तुम्हारा तुम्हारा 1885 से लेकर 1905 तक, ठीक है। और फिर एक फेज आता है तुम्हारा 1917 तक, ठीक है। और उसके बाद फिर 1947 तक। तो जो पहला फेज है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें वही जो सोशल रिफॉर्म्स हो रहे हैं वही सब के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। ये फेज इंपॉर्टेंट है, इसमें मॉडरेट फेज है, और आईएनसी आ रहा है, इसको बोलते हैं मॉडरेट फेज, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं नरम दल, ठीक है। 1885 में तुम्हारा ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बन रहा है, और इसको बोलते हैं 1905 से लेकर 1917 का जो टाइम है वो बोलते हैं लोग एक्सट्रीमिस्ट फेज, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट फेज बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो 1917 से लेकर 1947 वाला फेज है, इस फेज को हम लोग बोलते हैं गांधीयन एरा, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, तो ये मेजरली जो टाइम है ये गांधी जी का टाइम है, गांधी जी ने ही इसमें सब कुछ किया है, ठीक है। गांधी जी वॉज द चीफ लीडर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग मॉडरेट फेज से, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं मॉडरेट फेज से। तो सबसे पहले क्या होता है ना, 1884 में ही 1884 में तय हो गया था कि एओ ह्यूम्स
एओ ह्यूम के प्रेसिडेंटशिप में बनेगा आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगा। ठीक है, तो ये जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था उस वक्त, इंडियन नेशनल यूनियन नाम था, मतलब ये नाम था। ठीक है, तो इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से 1884 में ही मतलब ए ह्यूम प्रेसिडेंट रहेगा, इंडियन नेशनल यूनियन रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गया 1884 का। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि दिसंबर 1885 में तय हुआ कि हम सबको ही मिलेगा एक बार, और लोकेशन होगा पुणे में। ठीक है, पुणे में लोकेशन होगा लेकिन पुणे में कोलेरा फैला हुआ था उस वक्त। ठीक है, पुणे में फैला हुआ था कोलेरा, तो क्या हुआ, पुणे का लोकेशन कैंसिल होकर बॉम्बे में हुआ। ठीक है, डेट वही रह गया, दिसंबर में ही हुआ, बॉम्बे में हुआ, और बॉम्बे में हुआ, और फिर इसका नाम पड़ गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुआ, तो आप लोग सब 1885 ही पे टिक कीजिएगा। ठीक है, और अगर पूछ देगा इंडियन नेशनल यूनियन कब फॉर्म हुआ, तो वो 1884 में ठीक है जी, तो ये बातें होगी। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि शुरू में जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो सेशंस हुए कांग्रेस के, तो उसमें काम क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 1885 में जो बैठक हुआ, मतलब उसमें जो ये तो एओ ह्यूम्स था, वो तो हेड था, तो ठीक है, वो तो प्रेसिडेंट है कांग्रेस का, पहला प्रेसिडेंट है, मतलब यही आईएनसी का ही पहला प्रेसिडेंट बना। लेकिन यहाँ पे जो बैठक हुआ 1885 में, जो बॉम्बे में जो बैठक हुआ, ये 28 दिसंबर को होता है, डेट भी आपको बता ही देता हूँ। तो इसका जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो डब्ल्यू सी बैनर्जी कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ गए ना, कि एओयू में वो तो प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला, लेकिन जो डब्ल्यू सी बैनर्जी है, वो जो ये कन्वेंशन बैठा, मतलब ये जो इस मीटिंग बैठा, मीटिंग का हेड है ये डब्ल्यू सी बैनर्जी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, इसमें 72 डेलीगेट्स थे। ठीक है, 72 लोग थे इसमें। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कांग्रेस बताया गया, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव कांग्रेस का काम क्या रहेगा, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा, तो उस पर चर्चा हुई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर पहली बार बन रहा है, तो ऑब्वियसली उसका काम क्या रहेगा लॉन्ग रन में, वो उस पर चर्चा होगी, राइट। तो ये होता है। उसके बाद फिर 28 दिसंबर अगले साल 1886 में अब हो रहा है कैलकाटा में। ठीक है, कैलकाटा में सेशन हो रहा है, और इस मीटिंग के लीडर कौन है, तो दादा भाई नारोजी। इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नारोजी जो है ना, वो ग्रैंड ओल्ड मैन भी है इंडिया के। ठीक है, इसमें देखो खास बात क्या है, 436 डेलीगेट सब हैं, 436 लोग अटेंड किए। ठीक है, तो पहले में बात मात्र 72 है, और इसमें 436 है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, ये कहा जाता है कि 1886 में नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस मर्ज हो गया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक मर्जर था। तो ये जो सेकेंड सेशन था वो एक मर्जर था कैलकाटा में, दादा भाई नौरोजी ने लीड किया था इसको। ठीक है, ठीक है, उसके बाद तीसरा, तो हम लोग बस तीन ही करेंगे, उसके बाद फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट जब जो जो रहेगा वही सब करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है वही सब करेंगे। तो तीसरा होता है मद्रास में। ठीक है, तो अब देख लो तीनों प्रेसिडेंसी जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बॉम्बे में हो रहा है, फिर कलकत्ता में हो रहा है, और फिर मद्रास में हो रहा है। देख लो तीनों इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट 3 साल में कवर कर लिए ये लोग। ठीक है, ये मद्रास में हो रहा है, और पहली बार 2 दिन में हो रहा है, हमेशा एक दिन में होता था ना, इस बार 27 और 28 दिसंबर को हो रहा है। ठीक है, 2 दिन में हो रहा है पहली बार। इसमें जो हेड, मतलब इसमें जो प्रेसिडेंट रहे इस मीटिंग के, वो रहे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी।
ठीक है, तो ये कह सकते हो कि पहली बार कोई मुस्लिम प्रेसिडेंट रहा एक आईएनसी सेशन का, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें अब उतना 607 लोग आ रहे हैं, मतलब लोग तो बढ़ ही रहे हैं, प्लस इसमें फायदा क्या हो रहा है कि इसमें अपील किया गया मुस्लिम्स को। ठीक है, मतलब मुस्लिम्स उतना नहीं आ रहे थे, जोर शोर से नहीं आ रहे थे उनको, मतलब वो लोग श्योर नहीं थे कि आईएनसी मतलब क्या है क्या नहीं है। तो अपील किया गया मुस्लिम्स को कि आप लोग भी साथ आइए। ठीक है, मुस्लिम्स टू जॉइन हैंड्स। ठीक है, तो साथ आने की अपील की गई मुस्लिम्स को। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन रहा। उसके बाद फिर वो कोई उतना इम्पोर्टेंट सेशन, मतलब ये हर साल होते रहा वो तो हो रहा है, हर साल हो रहा है आईएनसी, बस कुछ साल नहीं होता, वो मैं आपको बता दूंगा एक्सेप्शन कि किस किस साल मतलब आईएनसी का सेशन नहीं बैठा है, लेकिन फिर हमेशा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर आ रहा है तुम्हारा 1899 में, जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ बस। ठीक है, 1899 में लखनऊ सेशन हो रहा है, लखनऊ सेशन हो रहा है। यहाँ पर जो हेड है वो है रोमेश चंद्र दत्त। रोमेश चंद्र दत्त। रोमेश चंद्र दत्त। तो रोमेश चंद्र दत्त है हेड। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है कि मांग किया गया कि परमानेंट परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू मतलब अभी क्या हो रहा है ना, जो पीजेंट्स हैं, गरीब लोग हैं, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया जा रहा है। ठीक है, मनी लेंडर्स अपने हिसाब से टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, तो परमानेंट फिक्सेशन किया जाए ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो ये मांग किया गया लखनऊ में। ठीक है, ये मांग किया गया है लखनऊ के, लखनऊ में मांग किया गया। ठीक है जी, इसका रिजल्ट पता है क्या हुआ, इसका रिजल्ट पता है क्या हुआ, इसका रिजल्ट हुआ कि 1793 बोल रहा हूँ, 1793 में तो जो परमानेंट मतलब आपको पता है ना कि वो जो जमींदारी प्रथा था, परमानेंट परमानेंट क्या उसे बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट। तो जो 1793 में जो परमानेंट परमानेंट सेटलमेंट का जो ये था, मतलब उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। ठीक है, तो इसके बाद ही का मतलब इसका एक मतलब कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट भी था ये। ठीक है, और ये जो टाइम था ना 1899 का, यहाँ पर बिरसा मुंडा भी तहलका मचाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, बिरसा मुंडा भी तहलका मचाना शुरू कर दिए थे। बिरसा मुंडा आपको पता ही है, मतलब वो एकदम ट्राइबल लोगों के, मतलब ट्राइबल लोग तो उनको भगवान मानते हैं, ट्राइबल लोग पर उनको सिंह भोंगा का अवतार मानते हैं। सिंह भोंगा वो लाइक मतलब सन गॉड जो है ना, सन गॉड का अवतार थे बिरसा मुंडा ट्राइबल लोगों के लिए। ठीक है, स्पेशली मुंडा ट्राइब के लिए। ठीक है, तो बिरसा मुंडा 1899 से लेकर 1900 तक यही बहुत एक्टिव रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी का ये भी नतीजा रहा कि जो सीएनसीटी एक्ट और ये सब जो आ रहा है, परमानेंट सेटल 1908 में फिर आ रहा है, कुछ कुछ एक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा लखनऊ में, जो सेशन रहा रोमेश चंद्र दत्त का एक इंपॉर्टेंट सेशन रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट सेशन क्या रहा, तो 1905 आपको पता ही होगा, एकदम फेमस है 1905, हर एग्जाम में भी आता है। 1905 1905 इतने इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ज्यादा 1907 है। लेकिन 1905 में क्या हो रहा है, बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं इसके प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये कि लोग क्या करेंगे, जो बंगाल पार्टीशन हुआ उसके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे। बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट आवाज उठाया जा रहा है। ठीक है, 1905 में। ठीक है, 1906 में दादा भाई नारोजी फिर से आ गए। ठीक है, 1886 के 20 साल के बाद फिर से दादा भाई नारोजी आ रहे हैं,
और स्वराज वर्ड पहली बार यूज हुआ, स्वराज वर्ड पहली बार यूज हुआ, स्वराज वर्ड, ठीक है। तो स्वराज वर्ड पहली बार यूज होता है 1906 में, ठीक है, इन आईएनसी सेशन, ठीक है। ऐसे ऐसे तो शिवाजी भी बहुत स्वराज वर्ड यूज किए थे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में स्वराज वर्ड पहली बार यूज हुआ है 1906 में, ठीक है। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो दादा भाई नौरोजी कर रहे हैं। और ये कहाँ पे हो रहा है जी? ये हो रहा है कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद 1907 में होता है द फेमस, अभी रास बिहारी बोस है, रास बिहारी घोष, सॉरी सॉरी, बोस नहीं, घोष, रास बिहारी घोष है। और फेमस सूरत स्प्लिट हो रहा है यहाँ पर, जो कर और नरम दल अलग हो जाता है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। दोनों बोलते हैं हम लोग अपने रास्ते, भाई एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं हम लोग अपने रास्ते, और मॉडरेट्स बोलते हैं हम लोग अपने रास्ते, ठीक है, ठीक है। तो ये सूरत स्प्लिट होता है यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद फिर 1909 जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर भी हैं, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, MA, मदन मोहन मालवीय। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, आपको पता है 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आता है। तो वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो फॉर्मेशन होता है ना, उसकी निंदा करते हैं ये लोग बैठ के, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स के जो फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी निंदा कर रहे हैं, मतलब कि रिलीजन बेस पे आप इलेक्शन को मत बांटो, ठीक है। रिलीजन शुड नॉट बी द बेसिस ऑफ इलेक्टोरेट, ठीक है। तो उसके बारे में है ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे द फेमस MM का मतलब मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो ये हमारा 1915 तक, मतलब 1909 तक हम लोगों ने किया। तो हम लोग आज जो करने वाले, हम लोग करने वाले थे मॉडरेट फेज, ठीक है। तो 1905 ही तक है ना, 1905 तक ही है मॉडरेट फेज। तो कोई 1909 तक कर लिए कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस क्या क्या हुए, उसके बाद के हम लोग सेशन बाद में देखेंगे, और भी देख लेते हैं कि इस फेज में और क्या क्या होता है, ठीक है। इस फेज में और क्या क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो मॉडरेट्स के फेज में ना, बहुत लोग ने बहुत कुछ कहा था, ठीक है। कुछ सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट चीज होता है कि 1892 में आता है एक इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत राइट्स दिए जाते हैं, कि इंडियंस जो है ना, मतलब इनडायरेक्टली इंडियंस को भी इलेक्ट किया जाएगा, इसमें इंडियंस का थोड़ा सा रोल रहेगा, मतलब अब पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है। लेकिन मतलब थोड़ा सा, मतलब इंडियंस का बस लिया जा रहा है, फॉर्मल वाला रोल है, कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। और ये सब भी मैं डिटेल में कराऊंगा, सारे जो एक्ट्स है ना, एक इंडियन काउंसिल्स एक्ट और जो भी एक्ट्स हैं डिटेल में कराऊंगा, अभी बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। 1892 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट आ रहा है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि कुछ कुछ लोगों ने बहुत कुछ कहा है इसके बारे में, ठीक है। तो वो सब ओपिनियंस आ जाता है बीपीएससी में उठा उठा के सीधे, ठीक है। लोग सीधे पूछ लेते हैं कि किसने क्या कहा है। तो लॉर्ड डफरिन जो है, लॉर्ड डफरिन, वो बोल रहे हैं कि
INC, Indian National Congress, represents only a microscopic minorities. ठीक है, मतलब ये चंद लोगों का ये है, मतलब पूरे इंडियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये चुनिंदे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कह रहा है लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड, एल से लॉर्ड और डी से डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन, डफरिन का स्पेलिंग DUFFERIN। ठीक है, तो ये लॉर्ड डफरिन कह रहे हैं, जो कि वाइसरॉय रहे थे 1884 से लेकर, ये वाइसरॉय रहे कब से, 1884 से लेकर 1888 तक। ठीक है, 1884 से लेकर 1888 तक रहे हैं ये, डफरिन रहे हैं वाइसरॉय, ये मतलब गवर्नर, हाँ हाँ वाइसरॉय ही रहे हैं तब तक, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था वाइसरॉय 1858 के बाद। ठीक है, तो ये वाइसरॉय रहे, उसके बाद फिर दूसरे जो ये रहे हमारे 1899 से लेकर 1905 तक, वो रहे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, तो लॉर्ड कर्जन क्या बोल रहे हैं, लॉर्ड कर्जन बोल रहे हैं द कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल। ठीक है, कांग्रेस जो है अपने मतलब गिर रहा है, अपने मतलब अंत की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस। ठीक है, मतलब शांतिपूर्वक कांग्रेस खत्म हो जाए, ये मतलब इनकी मनोकामनाएं रहती है लॉर्ड कर्जन की, कि आराम से, मतलब ये ऐसे भी अपने मतलब धीरे धीरे अंत की तरफ बढ़ रहा है कांग्रेस। ये लॉर्ड कर्जन नहीं कहा था, लेकिन फिर अंत मतलब खत्म नहीं हुआ, अंत नहीं हुआ कांग्रेस का। ठीक है, उसके बाद औरबिंदो घोष बोल रहे हैं, औरबिंदो घोष। ठीक है, औरबिंदो घोष बोल रहे हैं कि आईएनसी इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट। आईएनसी जो है वो इज अ बेगिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, मतलब एक मान लो कि एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे लोग बैठ के मतलब बस भीख मांगते हैं कि भाई ये दे दो, ये दे दो, और मिलता कुछ नहीं है। अंग्रेज कुछ देते नहीं है, लेकिन अंग्रेज से बस भीख मांगते हैं ये लोग। ठीक है, तो आपको पता है अरबिंदो घोष क्या थे, अरबिंदो घोष एक एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, तो इनका है कि मतलब हम लोग मांगेंगे नहीं, आजादी मांग के नहीं मिलेगी, आजादी छीन के मिलेगी। ठीक है, तो उस टाइप के सोच के थे अरबिंदो घोष, तो ऑब्वियसली इनका ये कहना मतलब ऑब्वियसली क्यों कह रहे हैं ऐसा आप समझ भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, अगेन अ वेरी गुड एक्सट्रीमिस्ट लीडर, वो बोल रहे हैं आईएनसी शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन बेगिंग एंड क्लेमिंग द राइट्स। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि बेगिंग 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 और क्लेमिंग राइट्स को क्लेम करना। ठीक है, बेगिंग और राइट, ये जो क्लेम करना राइट्स को, दोनों में जो डिफरेंशिएशन है वो कांग्रेस को करना सीखना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। ये कह रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल जो हैं, वो जो कि अगर बहुत फेमस एक्सट्रीमिस्ट लीडर रहे, वो कह रहे हैं कि आईएनसी बुलबुलों के साथ खेल रहा है, आईएनसी इज प्लेइंग विथ बबल्स, आईएनसी इज प्लेइंग विथ बबल्स, प्लेइंग विथ बबल्स। ठीक है, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं हमारे बिपिन चंद्रपाल। ठीक है, बिपिन चंद्रा एक बहुत फेमस हिस्टोरियन भी हैं, इनकी किताब बहुत फेमस है, यूट्यूब पे सब सर्च कर दो बिपिन चंद्रा, तो बिपिन चंद्रा का हिस्ट्री बुक की का ही जिक्र होता है, लेकिन बिपिन चंद्रपाल दूसरे हैं। बिपिन चंद्रपाल जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। ठीक है, और बिपिन चंद्रा फिर एक राइटर होते हैं जो कि एनसीईआरटी की बहुत सारी किताबें लिखते हैं। ठीक है, तो ये इतने लोगों ने कहा था आईएनसी के बारे में, ये सब ओपिनियंस थे उनके। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, 1905 के बाद एक एक्सट्रीमिस्ट का फेज आता है,
जब एक्सट्रीमिज्म अपने हाई पे था एकदम, बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट पॉपुलर लीडर्स आते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीमिज्म जब अपने हाई पे था, तो ये क्यों था अपने हाई पे? सबसे पहला रीजन है कि रियल सबको रियलाइज हुआ कि अंग्रेज हैं क्या। मतलब सबको पहले लगता था कि मतलब सबको कंफ्यूज थे, मतलब ये लोग रूलर्स हैं, या फिर ये लोग ट्रेड ट्रेड करने आने वाली जो कंपनी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके मतलब नहीं होता है। मतलब इवन आपको पता है ना, ब्रिटिशर को ऐसे ही नहीं वो लोग घुसे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। उनको जैसे क्या, राजा लोग खुद बोलते थे कि मतलब आओ सपोर्ट करो हमको, मतलब हमको राजा दिए बैठा दो, तुम फिर मेरा फॉरेन कंट्रोल, सब मतलब जो सब्सिडियरी अलायंस था वही था ना। मतलब जो भी एक जो राजा हार रहा है उसको जितवा दिया ये लोग, अंग्रेज लोग मिलके, और फिर कहीं ना कहीं उसका फॉरेन पॉलिसीज और कुछ कुछ टैक्सेशन और ट्रेड, मतलब ट्रेड में ट्रेड बेनिफिट्स, ये सब ले लेता था। तो वही था सब्सिडियरी अलायंस का कॉन्सेप्ट ही वही था। उसके बाद फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ। मतलब वो जो हमने परसों वाले क्लास में किया था, जो 3 पॉलिसीज थे, रिंग फेंस पॉलिसी, सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो 3 पॉलिसीज के तहत धीरे धीरे करके मतलब वो लोग पैर फैलाए हैं अंग्रेज लोग, बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में पैर फैलाए हैं, ऐसा कि जो हो सके। ऐसा नहीं कि एक बार तुरंत लड़ धड़ के मतलब कैप्चर कर लिया और फिर संभल नहीं रहा है, वैसा नहीं। ये लोग एकदम प्लान वे में सब कुछ किए हैं। तो फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज ये भी आया कि मतलब कहीं ना कहीं लोग को समझ में आ गया नेचर, अंग्रेजों का नेचर, कि ये लोग यहाँ पर आए हैं तो अगर प्लान वे में आए हैं तो इनको ऐसे हटा नहीं सकते, मतलब इनको इनसे मांग के इनको नहीं भगाया जा सकता, इनको भगाना पड़ेगा, मतलब लिटरली भगाना पड़ेगा, ठीक है। विथ मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला बात हो गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा था इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। दूसरा रीजन था एक्सट्रीमिस्ट फेज का, कि इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस था जी। मतलब बाहर फॉरेन में भी बहुत जगह इंडिपेंडेंस लोग ले रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस में क्या था कि जो व्हाइट है, मतलब व्हाइट और यूरोपियन सुप्रीमेसी है, वो खत्म हो रही है। जो इथोपिया है ना, इथोपिया आजाद हो रहा है। इथोपिया आजाद हो गया है किससे? इटली से। इटली को हरा दिया है इथोपिया, और आजाद हो गया। हराया नहीं है, मतलब इटली को भगा दिया है अपने 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 एरिया से, ठीक है, अपने प्रांत से, ठीक है। उधर जापान भी जीत चुका है रशिया से। जापान भी फ्री हो गया रशिया के ऑक्यूपेशन से, ठीक है। तो जापान भी रशिया के ऑक्यूपेशन से आजाद हो गया है, ठीक है। उसके तो ये भी बहुत बड़ा रीजन था, ठीक है। उसके बाद तीसरा बड़ा रीजन था कर्जन, लॉर्ड कर्जन, जो कि वॉइसरॉय था। तो वो ये सब ले रहा है ना, वो लेकर आ रहा है अजीब अजीब, बंगाल को पार्ट, बंगाल को तोड़ रहा है, फिर बंगाल को तोड़ रहा है, फिर यूनिवर्सिटीज एक्ट ला रहा है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज एक्ट ला रहा है। तो मतलब ये सब के अभी लोगों में आक्रोश बढ़ जाता है जी, ठीक है। और चौथा रीजन रहा, कह सकते हैं हम लोग, कि वो रहता है अचीवमेंट। जो मॉडरेट्स हैं 20 साल तक वो लोग कुछ नहीं करते हैं। जो कांग्रेस में जो बैठे हुए मॉडरेट्स हैं, नरम दल के लोग हैं, तो 1885 से लेकर 1905 तक ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो भाई ये लोग को लगता है भाई ये लोग से कुछ हो नहीं रहा, हम ही लोग कुछ करते हैं, ठीक है, हम ही लोग कुछ करते हैं। तो ये भी एक रीजन रह गया, मतलब कहीं ना कहीं फेलियर ऑफ मॉडरेट्स भी एक रीजन रह गया एक्सट्रीमिज्म का इंडिया में, ठीक है। उसके बाद जो मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट था, मतलब भगत सिंह जैसे ट्रेन लीडर्स आते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ही ऐसा नहीं कि मतलब भगत सिंह ये लोग सब पढ़े लिखे अच्छे खासे, और अरविंदो घोष ये लोग मतलब बहुत ही हाईली पढ़े लिखे स्किल्ड लीडर्स है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मतलब पाकिस्तान की तरह नहीं है कि मतलब अपना निकले और बंदूक उठा लिया, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये लोग सब पढ़े लिखे और मतलब काफी इंटेलेक्चुअल लीडर्स थे, ट्रेन्ड थे ये लोग, और ये लोग डिसिप्लिन में रख के मतलब ये लोग एक्सट्रीमिज्म किए हैं, ठीक है। तो ये 5 कारण थे एक्सट्रीमिज्म का इंडिया में, एक्सट्रीमिस्ट फेज आने का इंडिया में, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई अबाउट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, ठीक है। तो ये बारे में ये हो गई, इसमें 12 ही पेज दे रहे हैं, अच्छा इसमें 12 ही पेज दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो ऑन कर देता हूँ। ऐसे भी लिख तो ज्यादा रहा नहीं हुआ आज, तो हटा ही देता हूँ, व्हाइट बोर्ड क्लोज ही कर देता हूँ। और बस जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडर हुए वो थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है।
बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से फेमस है। इवन अभी ट्रेन चलता है जो कि बोकारो होकर गुजरता है, वो है लोकमान्य तिलक, ठीक है, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, ठीक है। तो लोकमान्य तिलक के नाम से पॉपुलर हुए हमारे बाल गंगाधर तिलक। ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे आगरकर से, आगरकर, रनाडे और नारोजी, ठीक है। तो एक मॉडरेट लीडर भी है नारोजी, दादा भाई नारोजी जो है वो एक मॉडरेट लीडर है, तो उनका इन्फ्लुएंस भी इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा है। और फिर जो रनाडे हैं और आगरकर हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं मॉडरेट्स में ही आते हैं। वो लोग भी ऐसे नहीं है कि मतलब हम लोग एक्सट्रीमिज्म करें, मतलब ठीक है, कि मतलब इधर उधर बम उड़ा दिया जाए, ये सब नहीं करना था, वो करते थे वो लोग भी, लेकिन वो लोग इंस्पिरेशन है इनके लिए, ठीक है। उसके बाद इनके बारे में आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि केसरी नाम का एक हिंदी न्यूज़पेपर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। एक हिंदी सॉरी एक मराठी न्यूज़पेपर लेकर आ रहे हैं केसरी, ठीक है। और मराठा नाम का एक इंग्लिश न्यूज़पेपर लेकर आ रहे हैं, समझ रहे हो आप। दो न्यूज़पेपर लेकर आ रहे हैं लोकमान्य तिलक या फिर बाल गंगाधर तिलक। पहला न्यूज़पेपर है वो है केसरी, वो है मराठी में, ठीक है, वो है मराठी में। और जो मराठा न्यूज़पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। कंफ्यूजिंग है एकदम, और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। फिर इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो ही ऑर्गेनाइज गणपति फेस्टिवल, ठीक है। गणपति फेस्टिवल 1893 में ऑर्गेनाइज किया यूनिटी के लिए, कि लोग साथ आए, गणपति का विसर्जन करें और उसी विसर्जन में थोड़ा बहुत प्लानिंग भी कर लें कि हम लोग को आगे कैसे हराना है अंग्रेजों को, ठीक है। और शिवाजी फेस्टिवल, शिवाजी कैसे स्वराज के लिए मतलब कि मतलब स्वराज के लिए कैसे स्ट्रगल किए और फिर कैसे कैसे चीजों को आगे बढ़ाया एक लिमिटेड आर्मी के साथ, तो उसको 1895 से सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे लोकमान्य तिलक, ठीक है। लेकिन फिर क्या हो रहा है, फिर इनको भेज दिया जा रहा है बर्मा। बर्मा में एक जेल बहुत फेमस है, मंडले जेल, ठीक है। मंडले जेल में भेज दिया जा रहा है बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को मंडले जेल बर्मा में भेज दिया जाता है। और फिर वहां पे वो बहुत कुछ लिखते हैं, मतलब वहां पे लिखना चालू है, उनका लिखना चालू है, लेकिन उनको जेल में भेज दिया गया है। फिर वापस जब इंडिया आते हैं ना, तो 1916 में होम रूल लीग का शुरुआत करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी बेसेंट, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं इनका अबाउट बाल गंगाधर तिलक। और इन्होंने एक और किताब लिखा है, गीता रहस्य, ठीक है। तो ये गीता रहस्य एक किताब है, गीता रहस्य याद रखिएगा, गीता रहस्य। और उनका एक लाइन भी बहुत फेमस है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, ठीक है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, ठीक है। स्वराज मेरा हक है और ये तो मैं लेके रहूंगा, ठीक है। फिर दूसरे पॉपुलर लीडर है हमारे लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। तो ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर है पंजाब वाले एरिया के, ठीक है। तो ये जो हमारे जो ये थे, ये महाराष्ट्र वाले एरिया में थे। लोकमान्य तिलक जो है वो बॉम्बे कॉन्फेडरेसी के लीडर हैं, बॉम्बे वाले एरिया में प्रोमिनेंट है। और जो लाला लाजपत राय हैं वो कहाँ पे पॉपुलर है, तो वो पंजाब वाले एरिया में पॉपुलर है, पंजाब वाले एरिया में वो पॉपुलर है, ठीक है। वो आर्य समाज के इन्फ्लुएंस पे, आर्य समाज को मानते हैं, आर्य समाज के एक मेंबर भी रहते हैं। और वो एक नेशनल स्कूल खोलते हैं लाहौर में, ठीक है, नेशनल स्कूल खोलते हैं लाहौर में, ठीक है। लाला लाजपत राय, लाला, और वो खोल रहे हैं स्कूल कहाँ पे, लाहौर में, ठीक है, LA, ठीक है, लाला, ठीक है। ही प्रिसाइडेड ओवर AITUC इन 1920, ठीक है। तो AITUC क्या है, AITUC इज अ काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी टाइप ऑफ, एक कॉलेज टाइप का आप समझ जाओ। और उसमें वो प्रेसिडेंट की तरह रह रहे हैं 1920 में, ठीक है। और इन्होंने बॉयकॉट किया था साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन आया था 1927 में, आता है इंडिया साइमन कमीशन, और उसको बॉयकॉट करते हैं। और उसी बॉयकॉट करने के चक्कर में उन पे लाठीचार्ज होता है बहुत गंदे तरीके से। और उसी लाठीचार्ज में मतलब उसके इंजरीज से कुछ टाइम के बाद वो मर भी जाते हैं, ठीक है, ऐसा रहता है। फिर बिपिन चंद्रपाल जो है ये ब्रह्मो समाज के मेंबर हैं, ठीक है। जो पहले वाले हैं वो हैं आर्य समाज के मेंबर, मतलब दूसरे वाले जो लाला लाजपत राय हो गए। और जो हमारे तीसरे वाले हैं बिपिन चंद्रपाल, वो हैं ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज कहाँ पर है, तो ये थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के साइड है, ठीक है। ब्रह्मो समाज पॉपुलर उस तरफ है, ठीक है। तो ये इंग्लैंड अमेरिका बहुत जगह ये जाते हैं बिपिन चंद्रपाल। और वो इंग्लिश वीकली एक निकालते हैं। इंग्लिश वीकली का नाम क्या है, न्यू इंडिया, ठीक है। न्यू इंडिया नाम का एक वीकली लेकर आते हैं। और उसमें क्या होता है,
तो उसमें वो स्वदेशी मूवमेंट को कैसे आगे लेकर जाते हैं, स्वदेशी मूवमेंट को कैसे बढ़ाना है, कैसे आगे लेकर जाना है, उसको मतलब एक लीडरशिप वाला काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ न्यूज़पेपर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ न्यूज़पेपर नहीं है एक्चुअली, वीकली है, साप्ताहिक है। ठीक है, हर हफ्ते आने वाली पेपर है वो। ठीक है, काइंड ऑफ अ मैगजीन जो कि हर वीकली आए। ठीक है, तो वो है न्यू इंडिया, और उसके तहत वो अपने प्लान्स और अपने कैसे कैसे हम लोग स्वदेश मतलब ये अपने स्वराज स्वदेशी मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाना है वो बताते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कैरी करते हैं स्वदेशी, लाइक बॉयकॉट कर रहे हैं इंग्लिश गुड्स को, स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, और एजुकेशन, ठीक है, नेशनल एजुकेशन के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। और वो एक वंदे मातरम नाम का एक सोसाइटी भी फाउंड कर रहे हैं। ठीक है, वंदे मातरम को भी फाउंड कर रहे हैं। तो वंदे मातरम, न्यू इंडिया, ये सब आपको याद रखना है किससे, विपिन चंद्र पाल से। ठीक है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन या फिर वीकली वीकली न्यू इंडिया और ऑर्गेनाइजेशन वंदे मातरम। ठीक है, फिर चौथे पॉपुलर लीडर हैं हमारे श्री अरबिंदो घोष। ठीक है, श्री अरबिंदो घोष। तो श्री अरबिंदो घोष क्या है, तो श्री अरबिंदो घोष पास्ट आईसीएस एग्जाम। ये आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम, पहले पता है क्या था, पहले ना आईसीएस एग्जाम होता आईएएस के लिए, और आईपीएस के लिए ना दूसरा एग्जाम होता, आईपीएस एग्जाम अलग होता था। ठीक है, उसको मर्ज किया गया है करीब 1969 के आसपास, मतलब इंडिया में बाद में आजाद किया गया है, और फिर मर्ज कर दिया गया, आईपीएस और आईएएस को मर्ज कर दिया गया, एक एग्जाम से लिया जाता एडमिशन। पहले अलग अलग एग्जाम से दिया जाता था। ठीक है, तो ये आईसीएस थे, मतलब अभी के टाइम पे आईएएस होते अगर ये मतलब वो जॉब जॉब लेते तो। ठीक है, तो इनका स्पेशलिटी क्या था कि इनको ग्रीक, लैटिन, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था अरबिंदो घोष को। ठीक है, यूरोप में इनका अपब्रिंगिंग हुआ था, यूरोप में ही पालन पोषण हुआ था, स्कूलिंग किए थे और कॉलेज गए थे। ठीक है, ही वर्क फॉर सीक्रेट सोसाइटीज इन बंगाल एंड महाराष्ट्र। बंगाल और महाराष्ट्र दोनों में पॉपुलर थे, बंगाल में मेनली पॉपुलर थे अरबिंदो घोष। ठीक है, और बंगाली डेली, एक बंगाली न्यूज़पेपर है जुगंतर। ठीक है, ये लिख रहे हैं एक बंगाली न्यूज़पेपर जिसका नाम है जुगंतर। ठीक है, और जो वंदे मातरम है लिख रहे हैं आर्टिकल्स, जो कि कहीं ना कहीं मतलब आजादी को लेकर ये है। ठीक है, आजादी को लेकर उसको आजादी को के बारे में है, और स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो वंदे मातरम में रह के भी ये सब काम कर रहे हैं। उसके बाद ही वॉज पुट टू ट्रायल फॉर मानिक तल्ला कलकत्ता बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, तो मानिक तल्ला में हुआ था बॉम्ब बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी हुआ था, बॉम्ब फेंक दिया गया था मानिक तल्ला में। ठीक है, तो उसके वो किसने किया, तो ऑब्वियसली इन्होंने किया है, हमारे अरबिंदो घोष ने किया है। ठीक है, और फाइनली ये योग पढ़ाने लगे पौंडीचेरी में, फाइनली रिटायर कर गए, मतलब इनको जेल वेल भी हुआ बॉम्ब फेंकने के लिए। उसके बाद फाइनली वो पौंडीचेरी में योगा क्लासेस सबको देने लगे, और मतलब एक वहां पे रिटायर कर गए एज अ मतलब मतलब योगा इंस्ट्रक्टर के रोल में रिटायर कर जाते हैं। ठीक है, तो मानिक तल्ला जो मानिक तल्ला कौन सा जगह में है, अलीपुर, अलीपुर द्वारा एक जगह है ना, अलीपुर कलकत्ता में, तो वहीं पे है मानिक तल्ला। तो वो कब हुआ है, 1908 में हुआ है। ठीक है, 1908 में हुआ है, और ये पौंडीचेरी की तरफ रिटायरमेंट ले रहे हैं, 1919 के टाइम पे रिटायरमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग यहीं तक रखते हैं, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और कल हम लोग देखते हैं कि फिर क्या हो रहा है, मतलब पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन हो रहा है 1905 में। ठीक है, 1905 में बंगाल पार्टीशन हो रहा है, और उसके बाद चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी वो हम लोग कल वाले क्लास में देखते हैं। ठीक है, चलिए, गुड नाइट एवरीवन।